हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं कोरोना वायरस जो एक पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा और मेरी एक दरख्वास्त है कि आप सभी लोग अपना एक पेन या पेपर लेकर बैठें ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप नोट कर सकें, उनके नोट्स बना सकें। बिकॉज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें से अगर कोरोना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो 100% आप उसको क्रैक करेंगे। तो प्लीज़ आप अपना नोटबुक लेकर के साथ बैठें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा कि इस बीमारी का जो फॉर्मल नाम है वो क्या है। एक्चुअली इस बीमारी को लोगों ने कोरोना वायरस कहा है, वुहान वायरस कहा, चाइनीज़ वायरस कहा, लेकिन इसका जो ऑफिशियल एक नाम है वो इसे WHO ने दिया है, जिसका नाम है कोविड-19। तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि इस बीमारी के संबंध में यदि प्रश्न आता है कि इस बीमारी का ऑफिशियल नेम क्या है तो उसका नाम है कोविड-19। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी किस वायरस से होती है और उस वायरस का नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म होता है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। राइट दोस्तों, तो आप ये नोट डाउन करके रखिएगा कि इस बीमारी का नाम क्या है और इस वायरस का नाम क्या है। अब मैं थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री एक बता देता हूँ कि एक्चुअली जो सार्स वायरस जो है वो सबसे पहले 2003 में चाइना के अंदर देखा गया था और इसको रिपोर्ट किया गया था। और इसके बाद इसका एक और इसी वायरस से निकला हुआ था, इसका नाम है मर्स, जो कि 2012 में मिडिल ईस्ट रीजन में पाया गया था। इसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। राइट दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये जो बीमारी है कोविड-19, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है दोस्तों। इसका मतलब है कि यदि आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी आपको फैल सकती है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि ये कोविड-19 जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक्चुअली दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। राइट दोस्तों, तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। दूसरा है कि ये जो वायरस का एक्चुअली एक जेनेटिकल मटेरियल होता है, तो उसमें RNA और DNA दो तरीके के मटेरियल होते हैं। DNA ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। कोरोना वायरस जो है कोविड-19 जो बीमारी हुई है और जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके अंदर RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। तो दोस्तों प्लीज़ नोट डाउन इट कि ये जो वायरस है वो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, जो कि अपनी कई सारी कॉपीज़ बना लेता है, एक बार ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा दोस्तों। राइट दोस्तों, इसके बाद प्रश्न ये बन सकता है कहीं परीक्षाओं में कि इंडिया के अंदर सबसे पहले ये वायरस कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वायरस है 30 जनवरी है दोस्तों। ये सॉरी, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, ये 30 जून नहीं है, जनवरी है। केरला के अंदर ये वायरस फाउंड हुआ था सबसे पहले इंडिया के अंदर 30 जनवरी। राइट दोस्तों, कोविड-19 बीमारी के संबंध में अभी एक जो तकनीक यूज़ में ली जा रही है इंडिया के अंदर, इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। राइट दोस्तों, प्लाज्मा जो है ये एक्चुअली ब्लड का एक हिस्सा होता है, प्लाज्मा, जो कि 55% होता है ब्लड का एक हिस्सा जो होता है ये। बाकी 45% में आपके RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पे कि प्लाज्मा एक येलोइश यानी पीले कलर का एक लिक्विड जैसा होता है। राइट दोस्तों, इसके अंदर कई सारी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि आपके जो वायरस के साथ में जो एंटीजन्स आते हैं उनसे लड़ने के लिए
आपको तैयार करती है। तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर मैं आपको एक बार कंपोनेंट बता देता हूँ इसका। इसमें 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होती हैं और 1% अदर मटेरियल होता है। तो जिस किसी को कोरोना वायरस हुआ है और उसने उसको रिकवर किया उसकी बॉडी ने, तो उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकाल के दूसरे व्यक्ति की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी दोस्तों। तो आप इसे भी नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक थेरेपी यूज़ की गई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत के अंदर। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में, कुछ मेडिसिन्स के बारे में जो कि बहुत ही चर्चा में रही हैं इस कोविड-19 बीमारी के दौरान। इसमें एक नाम आता है कोवैक्सिन, जिसे भारत बायोटेक और ICMR और NIV ये तीनों ही मिलकर के इंडिया में तैयार कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी हम वैक्सीन को भारत के अंदर बना पाएँ। और दूसरा इसमें आता है एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा क्योंकि भारत ने ये जो दवाई है एक्चुअली मलेरिया के लिए यूज़ होती है इंडिया के अंदर, और भारत ने इसका कई सारे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। इसमें कि जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, कई सारे मुल्कों को हमने ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई हमने एक्सपोर्ट की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रश्न आ सकता है कि कौन सी दवाई है जो कि कोरोना से संबंधित हमने एक्सपोर्ट की है विदेशी देशों को। तीसरा इसमें आता है दोस्तों रेमडेसिविर, भी एक मेडिसिन है जिसको कोविड-19 पेशेंट के लिए यूज़ किया गया है। ये भी काफ़ी चर्चा में रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट डाउन करके रखें दोस्तों। एक और इसमें आता है डेक्सामेथासोन। ये भी एक मेडिसिन आई है चर्चा में कोविड-19 बीमारी के दौरान, और जो सीवियर पेशेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें मिले हैं कोविड-19 के, उनको ये दवाई यूज़ की जा रही है, डेक्सामेथासोन। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। एक इसमें बीमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, बीमारी से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोरोनिल करके, पतंजलि द्वारा ये डेवलप की गई है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई और ये डिबेटेबल इशू भी रहा था थोड़ा सा मीडिया के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ परमिशंस को लेके इशू आए थे, कुछ इसमें जो क्लेम्स किए गए थे बीमारी को ठीक करने को लेकर। तो आप इसे भी एक बार नोट डाउन करके रखिएगा, कोरोनिल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे अब आता है PPE किट। PPE किट बहुत ही चर्चा में रही है, जो कि जितना भी अपना हेल्थ स्टाफ है वहाँ पे PPE किट का काफ़ी यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसे प्रोटेक्टिव माना जाता है वायरस से जो भी लड़ने वाले हमारे योद्धा हैं उनके लिए। तो इसका पूरा नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। राइट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रश्न में पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ और ये फैक्ट्स में लेके आया हूँ जो कि आपके डायरेक्टली इंग्लिश के एग्ज़ाम में या हिंदी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है कि पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी। आपको पता है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो बीमारी है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, इसे WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था। राइट दोस्तों, तो पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी। अगर प्रश्न में पेंडेमिक का आपसे इंग्लिश एग्जाम में पूछा सकता है कि अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट होता है दोस्तों एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी चीज़ का होना। तो पेंडेमिक और एंडेमिक दोनों के अपोजिट हैं एक दूसरे के दोस्तों। तो इनका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, इनका अर्थ भी आप पता रखिएगा। और एक और वर्ड आता है यहाँ पर क्वारंटीन। क्वारंटीन का आपने काफ़ी ज़्यादा चर्चा में नाम सुना होगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे लोगों को जब कोविड-19 का दौर स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर, तो कई लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था, अभी भी किया जा रहा है। बिकॉज क्वारंटीन का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आइसोलेट कर देना, जिससे कि वायरस आप दूसरों को ना फैला पाएँ। तो इसका आप स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी पूरी संभावना है कि आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने के लिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसकी कोरोना वायरस को लेके जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम है, पूरी दुनिया के अंदर देश कई सारे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि USA, UK, रशिया, इंडिया, कई सारे देश लगे हुए हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक पूरा लंबा समय लगता है, 5 से 10 साल लग जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर मतलब वैक्सीन डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्तर पर किया जाता है। बताया जाता है कि दुनिया के अंदर 60% वैक्सीन जो है उसका डेवलपमेंट का काम इंडिया के अंदर होता है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है वैक्सीन को लेके, और इसमें एक लंबा पीरियड होता है दोस्तों वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसके कुछ 6 फेज़ बताएं दोस्तों वैक्सीन डेवलपमेंट के। इसमें पहला होता है एक
कि आपको वैक्सीन को जो आप वायरस है उसको लेके कुछ आपको रिसर्च एक्सप्लोरेशन करना होता है उसको लेके। तो ये एक एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है जो कि अपने आप में तकरीबन एक साल लग जाता है इसके अंदर। दूसरा होता है प्री क्लिनिकल फेज़ होता है दोस्तों, इसमें जो ट्रायल किए जाते हैं वो जानवरों पे किए जाते हैं, ये भी अपने आप में 1 से 2 साल का लग जाता है दोस्तों। तीसरा फेज़ जो होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट का, जिस फेज़ में अभी भारत आ चुका है, इसमें भी लोग दोस्तों 3 फेज़ होते हैं, जो कि ह्यूमन्स ट्रायल, जो कि सबसे अहम हिस्सा है इस पूरे डेवलपमेंट का, जिसमें भारत अभी चल रहा है इस स्टेज में। ये स्टेज के अंदर भी दोस्तों 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसके बाद फिर रेगुलेटरी और रिव्यू वाला प्रोसेस रहता है कि इसमें जो टीम्स बैठती हैं वो इसके अंदर इसको रिव्यू करती हैं कि ये वैक्सीन में कोई इशू तो नहीं है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे भावी समय में। तो ये इस पर काम किया जाता है। फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसका क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है कि ये कैसी दवाई बनी है। तो ये दोस्तों तकरीबन 8 से 10 साल इस फेज़ में लग जाते हैं। बट कोविड-19 इतना पेंडेमिक हुआ पड़ा है कि इसमें पूरी दुनिया बहुत ही अथक प्रयास कर रही है और बहुत जल्द हमारे सामने एक वैक्सीन बन जाएगी दोस्तों। इतना अच्छा प्रयास दुनिया के अंदर चल रहा है दोस्तों। राइट दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करना चाहूँगा जो कि कोविड-19 के संबंध में जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा और इनसे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है आगामी एग्ज़ाम्स में। मैं बात करूँगा दोस्तों WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ये दोस्तों बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों। राइट दोस्तों, इसे नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। WHO का साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा बिकॉज इसकी पूरी संभावना है पूछी जाने की दोस्तों। इंडिया के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी करके है जो पुणे के अंदर है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के अंदर जब हम वायरस की बात करते हैं, बिकॉज ये स्पेशली इंस्टीट्यूट वायरस के ऊपर स्टडी करने के लिए बनाया गया है। तो ये भी बहुत अहम बन जाता है इसके अंदर इंडिया के अंदर। राइट दोस्तों, लास्ट आता है अपना ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, 1911 में इसे बनाया गया था और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है ICMR जब भी हम हेल्थ और क्लिनिकल रिसर्च और बायोलॉजिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इस संस्था का सबसे प्रथम नाम आता है ICMR का। ये काउंसिल है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा। सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप या तो इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें या सारे के सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन करें या फिर आप इनकी पिक्चर्स खींच लें। बिकॉज मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि प्रश्न अगर कोविड-19 से पूछा जाएगा तो 100% वो मिस नहीं होगा आपकी पहुंच से। राइट दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।